बोला है मैंने? तंत्रिका तंत्र क्या होता है तो क्या बताएंगे? बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क के द्वारा दिए गए आदेश को अभीष्ट अंग तक पहुंचाना, ये किसका कार्य होता है? तंत्रिका तंत्र को। मतलब एक्सटर्नल फीलिंग को ब्रेन तक पहुंचाना और फिर ब्रेन के द्वारा दिए गए ऑर्डर को उस प्रॉपर ऑर्गन्स तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होती है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती? न्यूरॉन होती। आपको पता है कि जो ये न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं, है ना, ये जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा कहाँ होती है तो क्या बताएंगे? ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है। न्यूरॉन सेल्स की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ होती है तो क्या बताएंगे? ब्रेन में होती है। होती कि नहीं होती? सबसे ज्यादा संख्या कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि न्यूरॉन सेल्स में क्या होता है? रीजनरेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रीजनरेशन नहीं होता है, मतलब पुनरुद्भवन नहीं होता है। न्यूरॉन कोशिकाओं में रीजनरेशन नहीं होता है, पुनरुद्भवन नहीं होता है। और इनकी संख्या सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। एक पॉइंट मैंने सेल पढ़ाते समय ही आपको बताया होगा कि न्यूरॉन कोशिकाएं क्या हैं? शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ये क्या होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं। ये क्या होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, मतलब लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। शरीर की क्या होती हैं? सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। 3 पॉइंट तो आप लोगों के समझ में आए होंगे कि नहीं आए? आए ना? पहला पॉइंट क्या है? इनकी संख्या होती तो पूरी बॉडी में है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ब्रेन में। दूसरा पॉइंट, इनमें पुनरुद्भवन नहीं होता, मतलब अगर एक बार न्यूरॉन सेल्स नष्ट हो गई तो दोबारा बनना नहीं है ना। इसीलिए तो देखिए हेलमेट की व्यवस्था की गई कि नहीं? भारत सरकार के द्वारा ये स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आप भले ही ग्लव्स ना पहने हो, जूता ना पहने हो, तो आपका चालान नहीं कटेगा। जबकि नियम है इस पर भी कि जूता नहीं पहने हो चालान कट सकता है बाइक चलाते समय, लेकिन हेलमेट नहीं पहने हो तो चालान जरूर काट दिया जाएगा। क्योंकि ब्रेन को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। वहां पर क्या है? न्यूरॉन सेल्स एक बार अगर नष्ट हो गई तो दोबारा बनना नहीं है। समझ गए ना? और कितनी महत्वपूर्ण है सारी सूचनाएं जो पहुंच रही है हमारी बॉडी में, किसकी वजह से? न्यूरॉन सेल्स की वजह से। पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक न्यूरॉन कोशिका के भाग कितने होते हैं तो क्या बताएंगे? 3। प्रत्येक न्यूरॉन कोशिका के कितने भाग होते हैं तो क्या बताएंगे? 3। कौन कौन से होते हैं? साइटॉन, एक्सॉन और डेंड्रॉन। कौन कौन से 3 भाग होते हैं तो क्या बताएंगे? पहला क्या हो जाएगा? साइटॉन, और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सॉन, और तीसरा क्या हो जाएगा? डेंड्रॉन। तीसरा क्या हो जाएगा? डेंड्रॉन। 3 भाग है। किसी भी न्यूरॉन कोशिका का मुख्य भाग पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? साइटॉन। किसी भी न्यूरॉन कोशिका का मुख्य भाग क्या होता है? साइटॉन। ध्यान रखिएगा, साइटॉन में ही क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यहीं पर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। साइटॉन में ही क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। समझ गए ना? और इसमें केंद्रक द्रव्य भी भरा होता है, और इसमें कुछ रंगीन प्रोटीन युक्त कण होते हैं जिनका नाम क्या होता है? निसल्स। क्या इतनी बातें समझ में आई? मैंने क्या बताया? शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं न्यूरॉन, है ना। सबसे ज्यादा संख्या कहाँ होती है? ब्रेन में। रीजनरेशन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। प्रत्येक न्यूरॉन कोशिका के कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? साइटॉन, एक्सॉन और डेंड्रॉन। किसी भी न्यूरॉन कोशिका का मुख्य भाग क्या होता है? साइटॉन होता है। इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। एक्सॉन का कार्य क्या होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच मैसेंजर का कार्य करता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच संदेश वाहक का कार्य कौन करता है तो क्या बताएंगे? कौन करता है? एक्सॉन। जैसे मान लीजिए पूरी बॉडी में न्यूरॉन है ना, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को देगा तभी तो ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगा, तो वो काम कौन कर देता है? एक्सॉन। इतनी बातें क्लियर है कि कोई दिक्कत है किसी को? अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो ये नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है तो क्या बताएंगे? 2 प्रकार का होता है। नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा?
कौन कौन सा होता है? एक क्या होता है सीएनएस और दूसरा क्या होता है पीएनएस। एक क्या होता है सीएनएस और दूसरा क्या होता है पीएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और पीएनएस का क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। सीएनएस के अंतर्गत ही क्या आता है तो क्या बताएंगे? ब्रेन आता है, मस्तिष्क। और इसी में क्या आता है? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड की हिंदी क्या होती है? मेरु रज्जु। मेरुदंड नहीं, मेरुदंड तो ये क्या है? रीढ़ की हड्डी है, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, है ना, ये मेरुदंड है। और मेरु रज्जु कहाँ होता है? यहाँ पीछे, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर क्या होता है? मेरु रज्जु। तो सीएनएस नर्वस सिस्टम के कितने भाग हो गए तो आप क्या बताएंगे? दो। कौन कौन से? सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस का क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है ना? सीएनएस के अंतर्गत क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। और पीएनएस क्या होता है? पीएनएस समझिएगा, सीएनएस से निकले हुए वायर लाइक स्ट्रक्चर। नहीं समझ पा रहे? केवल खोपड़ी झटिक देंगे नहीं सर, समझ जाओगे, अभी बोलने तो दो मुझे। सीएनएस से निकले हुए वायर लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर होता है कि नहीं होता, उसको मान लीजिएगा सीएनएस। और उसी ट्रांसफार्मर से क्या होता है? पूरे गांव में तार फैले होते हैं, होते ही नहीं। और उन्हीं तारों पर क्या होता है? विद्युत का प्रभाव होता है कि नहीं होता? सेम वही कंडीशन है। ये क्या है? सीएनएस है, यही तो सीएनएस है, ब्रेन। और ये क्या पीछे? स्पाइनल कार्ड। ये क्या है? सीएनएस। इसी सीएनएस से वायर लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं, तार की तरह संरचनाएं हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैले हैं। और उन्हीं पर क्या होता है? नर्व सिग्नल का प्रभाव होता है। ये क्या कहलाता है? पीएनएस। अभी भी समझ नहीं आया क्या? आ गया कि नहीं आया? एक बार और। जितनी बार कहो उतनी बार बताते रहेंगे, हमको क्या है, पैसा मिलता है बताने का। देखो सीएनएस है, ये खोपड़ी को जान रही हो ना, यहीं पर ब्रेन है। और ये क्या है पीछे? स्पाइनल कार्ड। इसी पूरे भाग को क्या कहते हैं? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसी सीएनएस से तार की तरह संरचनाएं निकली हुई हैं। अब आप कहेंगे वो तार दिखाओ, तो हम दिखा नहीं पाएंगे, है ना। तार की तरह संरचनाएं निकली हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैली हैं। उन्हीं पर क्या होता है? नर्व सिग्नल का प्रभाव होता है। नर्व सिग्नल वही जो मैसेज पहुंचते रहते हैं, वही किसकी, वो क्या कहलाता है? पीएनएस। अब तो आ गया होगा समझ में, पक्का? यहां तक मुझे लगता है आप लोगों की समझ में आया है, क्लियर है? क्या क्या मैंने बताया है? तंत्रिका तंत्र की परिभाषा, न्यूरॉन सेल्स के बारे में, है ना। और न्यूरॉन सेल्स में रीजनरेशन नहीं होता है, सबसे लंबी कोशिकाएं हैं ना। और साथ में साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रान, इनके 3 भाग हैं। सीएनएस और पीएनएस में मैंने अंतर बता दिया। अब देखिए मेनली आपको पढ़ना क्या है? ब्रेन। अब आपको क्या पढ़ना है? ब्रेन, जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं हमेशा। ये तो थ्योरी थी नर्वस सिस्टम के बारे में जो जानना जरूरी था, लेकिन प्रश्न कहां से बनते हैं? ब्रेन से बनते हैं। ब्रेन के बारे में आप लोगों को पता है कि ब्रेन क्या करता है? स्वयं पर भी नियंत्रण रखता है कि नहीं रखता है? और हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? ब्रेन। आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर की सारी कंट्रोलिंग व्यवस्था किसके पास में है? ब्रेन के पास में है कि नहीं? ऐसे ही एक लोग पढ़ रहे थे, आप लोगों को पता है जो मिलिट्री वाले होते हैं इनको एसएससी वगैरह का एग्जाम देने के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं मिलता है? तो वो अपना रिटायर हो करके आए थे और उनकी एज थी 35-40 के आसपास में, एसएससी की तैयारी करते थे, खूब हेल्दी भी थे। तो जानकारी तो लोगों को उतना नहीं रहती है, सब भूल भी जाता है जो 14-15 साल नौकरी करे। तो मैंने उनसे पूछा, ये बताइए आपके शरीर की सारी कंट्रोलिंग व्यवस्था किसके पास में है? तो उन्होंने मुंह झुला के बड़ा बढ़िया आंसर दिया, कहा सर मेरे शरीर की सारी कंट्रोलिंग व्यवस्था तो मेरे पत्नी के पास में है।
एकदम हूबहू यही जवाब दिया। होता है भाई, बहुत लोगों की कंट्रोलिंग व्यवस्था क्या होती है, वही होती है। अभी शादी वादी नहीं हुई, जब हो जाएगी तब पता चलेगा। आप रिमोट समझो, रिमोट किसके हाथ में रहता है, उसी के हाथ में। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर रहना है कि हम सभी लोगों के शरीर की सारी कंट्रोलिंग व्यवस्था वास्तव में किसके पास में है, ब्रेन के पास में। और ये स्वयं को भी नियंत्रित रखता है, स्वयं को भी नियंत्रित रखता है, मतलब सेल्फ कंट्रोल करता है और पूरी बॉडी को भी कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, ब्रेन। इतना महत्वपूर्ण है कि नहीं। अब देखिए, अगर इतना महत्वपूर्ण है तो इसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था भगवान ने किया है। क्या व्यवस्था किया है, इसको देखिए, इसके चारों ओर हड्डियों का एक कवर होता है जिसका नाम क्या होता है, क्रेनियम। क्या नाम होता है, क्रेनियम। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कपाल। हिंदी में क्या कहते हैं, कपाल। मस्तिष्क के चारों ओर हड्डियों का एक कवर होता है या खोल होता है जिसका नाम क्या होता है, क्रेनियम या कपाल। ये जो डब्बा ऊपर वाला है ना, इसी को क्या कहते हैं, कपाल कहते हैं ना। वो कपाल भारती बाबा रामदेव वाला नहीं है, ये कपाल क्या है, इसी को नर कपाल बोला जाता है। कुछ ट्राइब्स हैं जो आपने सुना होगा नागालैंड वगैरह में पाई जाती हैं, वो नर कपाल में अपना भोजन वोजन पकाती हैं। पता चला कोई व्यक्ति मर गया, उसकी खोपड़ी उपड़ी पा गए, उसी में अपना भोजन वोजन पका लेते हैं। नहीं सुना होगा अभी, अलग बात है, लेकिन ऐसी जनजातियां हैं, जनजातियों के बहुत सारे गुण, और ये बहुत मजबूत भी होता है। आप देखिए, क्रीमेशन, दाह संस्कार के समय, दाह संस्कार के समय सबसे ज्यादा जब किसी व्यक्ति को जलाया जाता तो सबसे ज्यादा लकड़ी वगैरह कहाँ लगाई जाती, सर के पास में लगाई जाती। और बाद में क्या है, जब ये रेड कलर का हो जाता है तो इसको बांस से फोड़ भी देते हैं कि अंदर तक पूरी तरीके से क्या है, जल जाए, अंदर तक जल जाए। कुछ मान्यता ऐसी भी है कि कोई यादाश्त इस व्यक्ति को इस घर की न रह जाए, लौट उठ के ना आए, किसी को याद न करे, भूत प्रेत बन के सताए ना, है ना। वो अपना कर्मकांडीय मान्यताएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञान से भी उनका रिलेशन देखा जाए तो है, क्योंकि न्यूरॉन सेल्स की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ होती है, ब्रेन में ही होती है। और ब्रेन कुछ समय तक जीवित भी रहता है। आपने सुना होगा कि ब्रेन कुछ समय तक क्या है, जीवित रहता है। क्लियर है ना कि ब्रेन के चारों ओर कौन सी क्या पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, क्रेनियम। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, कपाल। और इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8। यही डब्बा याद रखिएगा, एकदम सरल भाषा में याद रखिए, जो डब्बा है यही क्या कहलाता है, क्रेनियम या कपाल, है ना। और इसमें हड्डियों की संख्या कितनी है, 8। अब देखिए, ये ऊपर से मजबूत वाला हेलमेट है, भगवान ने पहनाया है ना ब्रेन को। और उसके बाद हेलमेट के नीचे भी क्या लगा होता है, फोम लगा होता है, कपड़ा लगा होता है ना, जिससे गड़े ना। सेम कंडीशन भगवान ने भी किया है यहीं पर। इसके चारों ओर, इस क्रेनियम के पास में ही, इसके नीचे ही एक लेयर होती है मस्तिष्क के चारों ओर, जिसका नाम क्या होता है, मेनिंजेस। क्या नाम होता है, मेनिंजेस। कौन सी लेयर होती है, मेनिंजेस नामक लेयर पाई जाती है। किसके चारों ओर पाई जाती है, ब्रेन के चारों ओर। कौन सी लेयर पाई जाती है, मेनिंजेस। क्लियर है ना, कौन सी लेयर पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, मेनिंजेस। और इस मेनिंजेस के भी भाग कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, पहला क्या हो जाएगा, पाया मैटर। पहला क्या हो जाएगा, पाया मैटर। दूसरा क्या हो जाएगा, ड्यूरा मैटर। दूसरा क्या हो जाएगा, ड्यूरा मैटर। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो क्या बताएंगे भाई, क्या बताएंगे, एरिथ्राइट। मैंने क्या बताया कि मस्तिष्क के चारों ओर एक लेयर है, उसका नाम क्या है, मेनिंजेस। और मेनिंजेस के कितने भाग हैं, 3। कौन कौन से, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरिथ्राइट। पाया मैटर का कार्य क्या होता है, ब्रेन को भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाना। क्लियर, बाकी दोनों से मतलब नहीं है, लेकिन पाया मैटर का कार्य क्या होता है, मस्तिष्क तक भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाना। जितना भी भोजन और ऑक्सीजन आप लेते हैं उसका 20% अकेले किसे चाहिए, ब्रेन को। जितना भी भोजन और ऑक्सीजन आप लेते हैं उसका 20% अकेले किसे चाहिए, ब्रेन को। अगर आप अच्छे से काम करवाना चाह रहे हैं, कभी कभी देखिए ऑक्सीजन की कमी हो जाए, या मान लीजिए भोजन नहीं ग्रहण किए, तो क्या होता है, आप कहते हैं दिमाग उलझ गया है, इस समय कुछ काम नहीं कर रहा है, कहते कि नहीं कहते,
क्योंकि भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसे होती है? ब्रेन को। और टोटल भोजन और ऑक्सीजन का कितना चाहिए? 20%। समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है, ये जो मेनिंजेस नामक लेयर है, इसमें क्या हो जाता है, वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। किसका संक्रमण हो जाता है? वायरस का। वायरस का जब संक्रमण हो जाता है तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या होता है? मेनिंजाइटिस। कौन सा रोग हो जाता है भैया? मेनिंजाइटिस। कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस, है ना। आप देखेंगे इसमें क्या होता है, सर में दर्द होने लगता है, फीवर आता है और साथ में उल्टियां होने लगती हैं। यही क्या है? मेनिंजाइटिस। यहां तक समझ में आया? दूसरी बात समझ लीजिएगा कि ब्रेन का जो वजन होता है वो लगभग कितना होता है? 1400। ब्रेन का वजन लगभग कितना होता है? तो क्या बताएंगे? 1400। लेकिन एक बात है? हाँ, याद रखिएगा कि महिलाओं के मस्तिष्क का वजन पुरुषों की अपेक्षा 50 ग्राम कम होता है। अब होता है तो होता है, ये सच है कि महिलाओं के मस्तिष्क का वजन पुरुषों की अपेक्षा 50 ग्राम कम होता है। हार्ट भी महिलाओं का छोटा होता है, ब्लड भी कम होता है, हीमोग्लोबिन भी कम होता है। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया जैसे रोग भी किसको होते हैं? महिलाओं को। अब ये भाई नेचर, ये तो भगवान की देन है ना। अब कम है तो कम है, उसमें क्या करोगे? अब एक लड़का जो है, ऐसे मैंने बताया तो वो जो है क्लास में बोल दिया, कहा सर महिलाओं का दिमाग घुटने में होता है। बड़ा विवाद हुआ, ऐसा कहीं घुटने में कैसे होता है? आज देखो हम लोग टॉपर हैं और सब लड़कियां टॉप कर रही हैं, ये है वो है, बड़ा बवाल हुआ। घुटनों पे नहीं होता है, घुटने में किसका दिमाग होगा? घुटने पे नहीं होता है। थोड़ा फीमेल कैंडिडेट जो है अब सोशल ज्यादा हो गई, पहले सोशल कम होती थी। पर्दा प्रथा थी ना, पर्दा प्रथा थी, तो जब लोगों से मिलेंगी नहीं तो सोशल कहां से हो जाएंगी? तो पहले सोशल कम होती थी, तो जो अंटसंट मन में आया, अकेले बैठी सोच साच रही है, दिन भर सोची, बाहर से कोई व्यक्ति आया, जो अंटसंट मन में आया बोल बाल गई। तो इसीलिए कह दिया जाता था इनका सबका दिमाग कहाँ है? घुटनों में। बाकी ऐसा कुछ नहीं, पूरी तरीके से गलत है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आज इनको स्वतंत्रता जितना अधिक मिल रही है उसके हिसाब से फीमेल कैंडिडेट अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। ये सत्य है, हर जगह बढ़ चढ़ के योगदान दे रही हैं और टॉपर बन रही, लड़कियां ही बन रही हैं। अब लड़के कहाँ जा रहे हैं? लखीरागिरी में। लड़कों पर थोड़ा अनुशासन नहीं है। कोई भी लड़की है, मान लो ये है, घर वालों को पता होगा कि इनकी कोचिंग जो है 8:30 बजे से कितने बजे तक? 10 बजे तक या 11 बजे तक है। 11 के बाद जैसे 12-1 होगा तुरंत घर से फोन आएगा, बेटा कहाँ हो? तुरंत फोन आएगा और लड़के इधर उधर बहाना बनाते रहेंगे, अभी कोचिंग गए हैं। बैठे रहेंगे पार्क में, बताएंगे कि हम बैठे कहाँ हैं? कोचिंग में बैठे हैं, दोस्तों के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं। क्या डिस्कशन हो रहा है भगवान जानते हैं। तो इसी चक्कर में लड़कियां क्या है, अनुशासित जीवन जीने की वजह से अच्छा कर रही हैं। अभी देखिए कितने दिन पहले इनको फ्रीडम मिली है, मुश्किल से 30-40 साल पहले से इनकी स्वतंत्रताएं बढ़ने लगी। नहीं तो ऋग वैदिक काल से आज के 2-2.5 हजार साल पहले से फीमेल को कहाँ रखा गया? घर के 4 दीवारी के अंदर दबा करके रखा गया। पर्दा प्रथा। तभी तो महिलाओं के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया? असूर्यपंस्या। सुना है कि नहीं सुना? असूर्यपंस्या का मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसने कभी सूर्य को ना देखा। आप लोगों ने सुना होगा कि सूर्योदय के बाद ही वो वॉशरूम के लिए बाहर जाती थी। पहले घर पर वॉशरूम बहुत कम लोगों के यहाँ थे और सूर्य निकलने के पहले ही उनको चले भी जाना था, यही सुना था ना। और फिर घर में हैं तब भी वो 1 हाथ लंबा घूंघट में है, छत पर नहीं जाएंगी, कोई देख ना ले। इतना बड़ी पर्दा प्रथा थी, तो कहां से सूर्य को देखेंगे? इसीलिए उनके लिए अतिशयोक्त रूप में कौन सा शब्द यूज किया गया? असूर्यपंस्या। लेकिन अब फ्रीडम मिली है तो अब देखिए महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं। लेकिन कुछ चंडाल प्रकृति की भी हैं, ये भी याद रखिएगा, जो उसका दुरुपयोग भी कर रही हैं। जैसे आपने सुना होगा कि रामायण में देखा
देवियों की कमी नहीं थी, देवताओं की कमी नहीं थी, लेकिन एक सुपर्णखा भी थी कि नहीं थी? सुपर्णखा थी सुपर्णखा, जो स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी थी, है ना, और पहुंच गई अपनी स्वच्छंदता से, समझ रही है कि भगवान राम विवाहित हैं, उनकी धर्म पत्नी उनके सामने बैठी हुई हैं, फिर भी कह रही तो उनसे शादी कर लो। तो कहे हमारी तो है, उनके पास चले जाओ, उनकी यहाँ नहीं है, लक्ष्मण जी की। जब उनके पास गई, कही तुम मुझसे कर लो, वो तो मना कर रहे हैं, तो कहे कि तुम दासी बन जाओगी, मुझसे न करो, मैं तो उनका सेवक हूं। तो कही ठीक है, तुम दोनों लोग मना कर रहे हो, हम इस नारी को ही खा जाएंगे। तो राक्षसनी ही तो हुई। तभी भगवान राम कहे कि इसकी नाक काटो, इसकी नाक काटना जरूरी है। जब वो चंडाल प्रसव पे उतर आई है तो उसकी नाक कान काटना जरूरी था, भगवान राम ने खुद ही कहा। और देवियों की भी कमी नहीं, मंदोदरी स्वयं रावण जैसे राक्षस की पत्नी थी, इसके बावजूद भी उसके चरित्र को कितना अच्छा दिखाया गया। आपने देखा मेघनाथ की पत्नी कौन थी? सुलोचना, है ना, एक राक्षस ही तो माना जाएगा मेघनाथ को भी, लेकिन उनकी भी पत्नी का चरित्र कितना अच्छा दिखाया गया है। भगवान राम ने भी इन लोगों की प्रशंसा की कि नहीं की? और जबकि वो बहन थी, चंडाल प्रकृति की थी, तो कहे इसका काम खत्म करो। तो इस तरह के भी हैं, लेकिन ज्यादातर देवियां ही हैं, इनकी पूजा करना चाहिए। इनको सबको रत्न कहा गया है, जो महिलाएं हैं इनको रत्न की श्रेणी में रखा गया है। रत्न बड़ा कीमती होता है। 1400 ग्राम होता है। कभी कोई निगेटिविटी मत पालिएगा, अभी आप समझ जाएंगे कि मस्तिष्क का वजन से और बुद्धिमानी से कोई लेना देना नहीं होता है। अब तक ज्ञात सबसे कम वजनी मस्तिष्क जानते हैं किसका रहा? अल्बर्ट आइंस्टीन का। और अल्बर्ट आइंस्टीन क्या है? आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इतने ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, और अब तक ज्ञात सबसे कम वजनी मस्तिष्क किसका रहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन का। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप लोगों के मस्तिष्क का वजन 50 ग्राम कम है तो आप बुद्धिमान कम। बुद्धिमान तो मैं आप लोगों को ज्यादा मानता हूँ। पूरी जिंदगी इनकी परेशान है, अभी दौड़ भाग के अभी नौकरी वोकरी पा जाएंगे, उसके बाद 50,000 रुपया महीना सैलरी आएगी, पड़े रहेंगे कहीं आर्डर बार्डर पर, इधर उधर दिन भर नौकरी करेंगे, रात में जो मिल जाएगा खाना खा लेंगे, और सैलरी का मजा कौन उठाएगा? कौन? सैलरी की कहाँ जाएगी? बीवी ले जाएगी ना। तो बुद्धिमान कौन? जितना ये कमाए हैं, जितना इनके घर की पैतृक संपत्ति है, जो भी इनकी प्रॉपर्टी है, आज किसकी है? आपकी है ना। शादी होते ही किसकी हो जाएगी? इनकी मेहरारू की बता रहे हैं, हो जाएगी, उसका अधिकार पूरा हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, सब कुछ नहीं सौंपोगे, तो आपकी लाइफ खराब रहेगी। आपको चाहिए कि आप उसे सब कुछ सौंप दें और खुद भी उसकी शरण में चले जाएं कि अब जो मुझे आप दे दिया करोगी वही मैं खा पी लिया करूंगा, जेब खर्चे के लिए जो आप दे देंगे वो मैं काम चला लूंगा। यही है इस समय वर्तमान समय जमाना है। ये कुछ बता रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस यही बता रहा है। आपका भी हाँ, सबका है भैया। हमारा अगर है तो आपका हो जाएगा, बचोगे नहीं। हमारा अगर है तो आपका हो जाएगा, बचना नहीं है। और यही उचित है, आपको नहीं लगता ये उचित है? जिससे जी हैं बाबा बन जाए। बाबा बन के क्या करोगे? भगवान ने अपना परिचय दे रहा है, अपना परिचय। बाबा बन के क्या करोगे? कौन सा सुख उसमें रखा फर्जी है बाबा साहब? दिखावटीपन वाले बाबा ना बनो। अगर बनना ही है हैं? रहने दो भैया, नहीं बोलेंगे उस पर। 1400 ग्राम समझ गए ना? महिलाओं के मस्तिष्क का वजन 50 ग्राम। बार बार हम नहीं रिपीट कर रहे। और ब्रेन को क्या कहते हैं? सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सीपीयू। वैसे हमारे शरीर का सीपीयू किसे कहते हैं? ब्रेन को कहते हैं। आपको पता है कि हाथी के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 6 किलोग्राम। और साथ में व्हेल मछली के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 8 किलोग्राम। एक चीज और याद रखिएगा
कि ब्रेन में लगभग 70% निगेटिव विचार आते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके दिमाग में निगेटिव विचार ना आते हों। लगभग 70% निगेटिव विचार आते हैं सबके दिमाग में। बहुत लोग कहते रहते हैं मैं बड़ा पॉजिटिव हूं, तुम तो निगेटिव वाली बातें सोचते हो। ऐसा कुछ नहीं, विचार सबके दिमाग में आएंगे ही आएंगे, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते रहते हैं। ये था थोड़ा बहुत ब्रेन का परिचय। क्या समझ में आया? पूछा जाएगा ब्रेन किस लेयर से सुरक्षित रहता है तो क्या बताएंगे? क्रेनियम। क्रेनियम में हड्डियों की संख्या, और ब्रेन के चारों ओर लेयर कौन सी होती? मेनिंजेस के कितने भाग? कौन कौन से? अच्छा, मस्तिष्क को भोजन और ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? और हाथी के मस्तिष्क का वजन, व्हेल मछली के मस्तिष्क का वजन, महिलाओं के मस्तिष्क का वजन पुरुषों की अपेक्षा 50 ग्राम कम होता है। अब तक ज्ञात सबसे कम वजनी मस्तिष्क अल्बर्ट आइंस्टीन का। मस्तिष्क को क्या कहते हैं? शरीर का सीपीयू कहते हैं। लगभग कितने प्रतिशत निगेटिव विचार आते हैं? 70%। और मस्तिष्क क्या करता है? स्वयं पर भी नियंत्रण रखता है और पूरे शरीर की कंट्रोलिंग व्यवस्था किसके पास में है? मस्तिष्क के पास में। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क के भाग कितने हो जाएंगे तो क्या बताएंगे? 3। मस्तिष्क के कितने भाग हो जाते हैं भैया? 3 भाग हो जाते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? जरा देखिएगा, ब्रेन के 3 भाग हैं। पहला क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क को अंग्रेजी में कहते हैं फोर ब्रेन। और दूसरा क्या हो जाएगा तो क्या बताएंगे? मध्य मस्तिष्क। इसको क्या बोलते हैं? मिडिल ब्रेन। और तीसरा क्या हो जाएगा तो क्या बताएंगे? पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। मस्तिष्क के कितने भाग हैं तो क्या बताएंगे? 3 भाग हैं। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और क्या हो जाएगा? पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। पूछा जाएगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। और मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? छोटा भाग कौन सा है तो क्या बताएंगे? मध्य मस्तिष्क। यहां तक समझ में आया? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। और सबसे छोटा कौन सा होता है तो क्या बताएंगे? मध्य मस्तिष्क। इसी को क्या बोलते हैं? मिडिल ब्रेन। यहां तक समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, अग्र मस्तिष्क के भी कितने भाग हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? पहला क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। पहला क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। और दूसरा क्या हो जाएगा? डाइएन्सेफेलान। दूसरा क्या हो जाएगा? डाइएन्सेफेलान। क्लियर है ना? ये जो मध्य मस्तिष्क है ये 4 भागों में डिवाइड है, या 4 पिंडों से मिलकर बनी हुई संरचना है। और पश्च मस्तिष्क के भी कितने भाग हैं तो क्या बताएंगे? 2। कौन कौन से? एक क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। और दूसरा क्या हो जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा। क्लियर है ना? अभी आपने क्या समझा है कि मस्तिष्क के भाग कितने हैं तो क्या बताएंगे? 3। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और क्या हो जाएगा? पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क और सबसे छोटा मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 2। कौन कौन से? सेरेब्रम और डाइएन्सेफेलान। और इसके तो 4 भाग हैं, या 4 पिंडों से मिलकर बनी हुई संरचना है। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 2। कौन कौन से? सेरिबेलम और मेडुला। यहां तक समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया है कि अग्र, मध्य और पश्च में सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क। लेकिन जब नाम दे दे करके पूछ लिया जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो क्या बताएंगे? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और इसी सेरिब्रम को ही क्या कहते हैं? मुख्य मस्तिष्क, मेन ब्रेन। वास्तव में किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? सेरिब्रम को। सेरिब्रम को क्या कहते हैं? मेन ब्रेन या मुख्य मस्तिष्क। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। और यही सेरिब्रम किसका केंद्र होता है? यही सेरिब्रम किसका केंद्र होता है?
सेरेब्रम किसका केंद्र होता है तो क्या बताएंगे? बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति और स्मरण शक्ति। कॉन्शियसनेस, मेमोरी और इंटेलिजेंसी का केंद्र क्या होता है तो क्या बताएंगे? सेरेब्रम। किसका केंद्र है ये? बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति। चेतना शक्ति जानते हो? चेतना इनको नहीं पता है। कॉन्शियसनेस, कुछ लोग रहते हैं सुस्त बैठे हैं, थप्पड़ भी मार के निकल जाओ तो उनको पता ही नहीं चलता है थप्पड़ पड़ा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हल्का उनके किनारे से निकलो तब भी पता चल जाएगा उनको कि हाँ जो है ये निकले। ये क्या है? कॉन्शियसनेस। अब पता चलेगा पूरा चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा, बहुत लोग सोते ही रहेंगे, नींदे में रहेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब आपके पास में क्या है? कॉन्शियसनेस की कमी। समझ गए क्या होता है कॉन्शियसनेस? चेतना शक्ति। स्मरण शक्ति जान रहे हो? स्मरण शक्ति भी नहीं जानते हैं तो जानते का हो भगवान? स्मरण शक्ति का मतलब क्या? यादाश्त। अभी बहुत लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं सब याद हो जाएगा और कुछ लोगों को कम याद होगा। यही क्या है? स्मरण शक्ति। और इसका भी केंद्र कौन है? सेरेब्रम। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी। आप कहते हैं ना यार बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है वो, कहते हो कि नहीं कहते हो? उसका भी केंद्र कौन होता है? सेरेब्रम। अभी समझ में आया? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मुख्य मस्तिष्क किसे कहते हैं? बुद्धिमत्ता और चेतना शक्ति का केंद्र क्या होता है? और एक चीज याद रखिएगा, जिस व्यक्ति का सेरेब्रम जितना बड़ा होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। मस्तिष्क के वजन से लेना देना नहीं है। आप 50 ग्राम ज्यादा लेके घूमो या 1 किलो ज्यादा लेके घूमो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपका सेरेब्रम छोटा है तो आप क्या हैं? कम बुद्धिमान। चेक कर लीजिएगा तभी शादी ब्याह करिएगा। सेरेब्रम किसका बड़ा है? दोनों में, है ना? सेरेब्रम बड़ा है तभी आप क्या होंगे? बुद्धिमान। क्लियर हो गया ना? सेरेब्रम समझ गए होंगे। अगला है भाई डाइएन्सेफेलान। और डाइएन्सेफेलान के भी कितने भाग होते हैं? 2। एक क्या होता है? थैलेमस। एक क्या होता है? थैलेमस। और दूसरा क्या होता है? हाइपोथैलेमस। दूसरा क्या होता है? हाइपोथैलेमस, है ना? डाइएन्सेफेलान के कितने भाग हैं तो क्या बताएंगे? 2 भाग हैं। कौन कौन से? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का कार्य क्या होता है? दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानना। दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य कौन करता है? थैलेमस। जैसे दर्द होता है ना, कौन सा दर्द? दर्द भी 2 प्रकार का होता है। कौन सा दर्द? एक दर्द होता है एक्सटर्नल मतलब बाह्य, और एक दर्द क्या होता है? इंटरनल। फील कियो कभी दोनों? एक हो नहीं? थप्पड़ पड़ा, थप्पड़ वाला क्या हो जाएगा? बाह्य। और एक इंटरनल दर्द होता है ना, महसूस कियो कभी? नहीं कियो ना? आप कियो? बिल्कुल सही, वो भी इंटरनल दर्द है। मैक्सिमम लोगों का दिमाग निगेटिविटी पर गया कि मैं प्यार मोहब्बत में ब्रेकअप वाले दर्द की बात कर रहा हूँ। गया कि नहीं गया? तभी इन्होंने कहा ना, दर्द का मतलब क्या है? जरूरी है कि केवल ब्रेकअप के बाद वाला दर्द केवल दर्द होता है? वो दर्द नहीं होता है, वो बेवजह का फर्जी तनाव होता है। अगर आप किसी से वास्तव में प्रेम से जुड़े हैं तो कभी ब्रेकअप होगा नहीं। भगवान कृष्ण और राधा में कभी ब्रेकअप नहीं हुआ, साथ में नहीं रहे, अलग की बात है। लेकिन जब आप फर्जी लालच में आप जुड़े हैं और फर्जी लालच में वो भी जुड़ा है, दोनों लोग, तो ब्रेकअप तो होना तय ही है। उसके बाद जो अपने आप को हीन समझेगा, जिसका लॉस ज्यादा होगा, वो दर्द में ज्यादा रहेगा, और जिसका काम बन जाएगा दूसरे के साथ में, वो क्या रहेगा? खुश रहेगा, कहेगा ठीक मरे यही होता है कि नहीं होता? सत्य क्या है? ये वो ब्रेकअप सेकअप में दर्द नहीं होता, फर्जी, लेकिन फील करवाता है ना? वो थैलेमस फील नहीं करवाता है। थैलेमस का काम क्या है? बाहरी दर्द जो होता है ना? ठंडा गर्म, चाहे ठंडी है कि गर्म है, कौन फील करवा देगा? ये रिले स्टेशन की तरह कार्य करता है। वर्क एज ए रिले स्टेशन, प्रसारण केंद्र की तरह कार्य करता है। प्रसारण केंद्र समझ रहे हो ना? चैनल पर प्रसारण होता रहता है ना, लाइव प्रसारण हो रहा है,
वैसे ही ये क्या काम करता है, प्रसारण केंद्र की तरह कार्य करता है, वर्क एज ए रिले स्टेशन। यहाँ तक क्लियर वगैरह। और एक चीज याद रखिएगा, ये थैलेमस जो होता है वो लगातार 55 मिनट तक ही कार्य करता है। आप कहेंगे कि 55 मिनट के बाद क्या ये काम करना बंद कर देता है? ऐसा कुछ नहीं, कुछ देर के लिए, सेकेंड का 1000वां भाग समझ लीजिए, वो थोड़ा ब्रेक लेता है, बाकी लगातार ये 55 मिनट तक ही कार्य करता है। 3 बातें मैंने थैलेमस से बताया, क्या आप लोगों की समझ में आई? ये क्या करता है, दर्द, ठंडा और गर्म को महसूस करवाता है, वर्क एज ए रिले स्टेशन, लगातार कितनी देर तक काम करता है, 55 मिनट तक कार्य करता है। सेरिब्रम तो आप लोगों की समझ में आया ही था। अब बच्चा क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कार्य बड़ा अच्छा है। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, जैसे प्यार किए हो, प्यार किसी से, आप किए हो किसी से प्यार? आप नहीं किए? बस यही तो सुनना था। मैंने पूछा किसी से प्यार की हो, तो कह रही नहीं। अरे मम्मी पापा से प्यार है, भाई बहन से प्यार है, दोस्तों से प्यार है। अभी मैंने कहा था कि निगेटिव की तरफ ना जाओ, 70% निगेटिव विचार आते हैं, है ना। अब फिर कहाँ गया वही लड़की और लड़के वाला प्रेम, गया कि नहीं गया? सिद्ध कर रहा हूं कि 70% क्या आते हैं, निगेटिव विचार। क्या आपको थोड़ा थोड़ा मुझसे प्रेम नहीं हो गया होगा? पहले मैं रोड पे मिल जाता तो आप पहचानते भी नहीं। हो सकता है कहीं से अगर बाइक इधर उधर हल्का सा छू भी जाती ना तो डांटते फटकारते, कौन हो तुम, ये बदतमीजी फलाना ढमाका। अभी मैं आपको डांट दूं बाहर, तब भी आप रिस्पेक्ट करेंगे और चुपचाप चले जाएंगे, या मुझे देखेंगे आप कहीं पर कि हाँ सर खड़े हुए हैं, तो आप क्या है वहां से हट जाएंगे। बहुत सारे लड़के आपकी ही कोचिंग के अब मिलते हैं, सर चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। कई लड़कों को मैंने देखा, मैं यहाँ खस्ता खा रहा था, मुझे देखे बस वो बाइक घुमाए भागते हुए चले गए, रुके ही नहीं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपको अटैचमेंट थोड़ा थोड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आप छोटे से बच्चे को देखते हैं, कभी कभी आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है, आप उसको पहचानते तक नहीं थे, उसके माँ बाप को भी नहीं पहचानते, लेकिन उससे भी आप देखिए थोड़ी देर बात करने लगते, प्रेम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और वो सब कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। और प्यार के बाद घृणा भी होती है, घृणा भी होती है। घृणा का भी केंद्र कौन है? होती है, घृणा नहीं होती? होती है, घृणा भी होती है, भयंकर वाली। तो प्यार, घृणा, गुस्सा, खुशी, ताप नियंत्रण, पसीना, भूख, प्यास, इन सब का केंद्र क्या होता है? हाइपोथैलेमस। समझ गए ना? प्यार, घृणा, भूख, प्यास, गुस्सा, खुशी, ताप नियंत्रण, पसीना, सबका केंद्र क्या होता है? हाइपोथैलेमस। और ये सब की सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंटरी है। अनैच्छिक नहीं, प्यार अपनी इच्छा से होता है कि हो जाता है? गाना ही बना, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, सच में हो जाता है। अगर मैं कहूं कि कोई कहे कि अपनी इच्छा से होता है, मानते हो आप इच्छा से होता है? अपनी इच्छा से, तो मैं कहूंगा कूड़ा वाली है, जब उससे प्यार करो थोड़ी देर तो आपको नहीं होगा। लेकिन छोटा सा बालक आप देखती हैं क्यूट सा, तो उससे आपको अट्रैक्शन हो जाता है, प्यार हो जाता है। अपना चॉकलेट रखिए, उसको दे देते हो कि चॉकलेट आप खा लो। कभी नहीं देंगे, कभी नहीं दोगे? नहीं देती, नहीं लड़कियां इस मामले में हैं। चॉकलेट वॉकलेट लड़के दे देंगे, लड़के नहीं देंगे। छोड़ो ये लड़कियों वाला विवाद, ये आज से नहीं, इतिहास गवाह है, इसमें कौन सुपीरियर है साबित करने में कोई मतलब है नहीं। एक दूसरे के दोनों क्या है? पूरक है, बस ये मानिए। घृणा भी अपने आप नहीं होती है। घृणा अपने आप हो जाती है कि अपने आप नहीं होती है? अपने आप हो जाती है। अभी मैं आपसे कहूं कि अभी इनसे कहूं कि थोड़ी सी घृणा मुझसे करो ना, करो, तो ये हंस रही है, नहीं हुई ना घृणा। लेकिन अभी कुछ मैं इनको अटपटी शब्द बोल दूं तो घृणा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो भी क्या है? अनैच्छिक क्रिया। भूख प्यास भी क्या है? अनैच्छिक क्रिया। खा लो 5 किलो खा लो,
उसके बाद देखते हैं कहाँ से खा लोगे। मान लीजिए किसी को 5 किलो से ज्यादा खाने वाला व्यक्ति 10 किलो खिला दो, उसके बाद कहो अब खाओ, खाएगा? लेकिन जब भूख लगेगी वो भी क्या है अनिच्छिक, पसीना भी क्या है अपने आप निकलता रहता है। कुछ लोग तर्क मुझे दे देते सर मैं जिम जाता हूँ पसीना निकाल देता हूँ। अरे तुम निकाल नहीं दिए, निकला तो अपने आप है, निकला तो अपने आप ही है ना। क्लियर है ना सारी चीजें, है ना। टेम्परेचर भी क्या है, कौन कंट्रोल करता है, हाइपो हाइपोक्सिया। मुझे लगता है अग्र मस्तिष्क आप लोग समझ गए होंगे कि नहीं समझ पाए। अगला क्या है, मध्य मस्तिष्क। मैंने बताया था मध्य मस्तिष्क के कितने भाग हैं, 4। आगे के पिंड क्या करते हैं, देखने का, और पीछे के 2 पिंड क्या करते हैं, सुनने का कार्य करते हैं। आगे देखने का और पीछे के 2 पिंड सुनने का। पिंड को आप पार्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पार्ट। और इसमें कुछ खास है नहीं, मस्तिष्क का ये सबसे छोटा भाग है। अब बचा क्या है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगा, है ना। अब देखिए पश्च मस्तिष्क को क्या कहते हैं, आर्मी कमांडर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्मी कमांडर। जैसे आर्मी कमांडर का काम क्या होता है, आर्मी कमांडर का काम क्या होता है, अपनी सेना को संतुलित बनाए रखना। वैसे शरीर को संतुलित बनाए रखने, बैलेंस करने का कार्य कौन करता है, तो क्या बताएंगे, पश्च मस्तिष्क। कौन करता है, पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क का ही भाग क्या होता है, सेरिबेलम। वास्तव में सेरिबेलम का कार्य होता है बॉडी को बैलेंस करना। वास्तव में किसका कार्य होता है, सेरिबेलम का कार्य होता है बॉडी को बैलेंस करना। आप जानते हैं कि जैसे अल्कोहल, जानते हैं अल्कोहल, कितने लोग जानते हैं, तुम नहीं जानते हो क्या, क्या होता है, क्या होता है अल्कोहल, कोई परिचय दो अल्कोहल का। शराबे आई दिमाग में, सैनिटाइजर नहीं आया। सैनिटाइजर में भी क्या होता है, अल्कोहल होता है। दारू में भी क्या होता है, अल्कोहल होता है। आपको पता है एक सिरप आती थी कोरेक्स, उसमें भी क्या है, अल्कोहल होता है। होता है कि नहीं होता है? अल्कोहल लेने पर क्या होता है कि अल्कोहल, मान लीजिए कोई ड्रिंक किया, ड्रिंक करने के बाद वो अल्कोहल किसको प्रभावित कर देता है, सेरिबेलम को। और सेरिबेलम प्रभावित होने के बाद तुरंत क्या होगा, शरीर लड़खड़ाने लगता है, शरीर लड़खड़ाने लगता है। आपने देखा होगा कि ज्यादा पिला दीजिए किसी को, वो अपनी बॉडी का बैलेंस कर नहीं पाएगा, क्योंकि अल्कोहल प्रभावित किसको कर देता है, सेरिबेलम को। और सेरिबेलम का ही कार्य क्या होता है, शरीर को संतुलित करना। तभी आपने देखा होगा। और आपको पता है कि अल्कोहल से एनर्जी भी मिलती है, अल्कोहल से एनर्जी भी मिलती है, नहीं मिलती? आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर जानते हैं ना, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन। भारत और पाकिस्तान दोनों भिड़े रहते हैं। वहां का टेम्परेचर है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां का टेम्परेचर कितना है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, है कि नहीं? और वहां पर कोई भी मिलिट्री वाला व्यक्ति है, उसको सिर्फ उसके जीवन काल में एक ही बार 1 महीने के लिए भेजा जाता है, और विशेष ट्रेनिंग के साथ में भेजा जाता है, जिससे कि वो इतने माइनस टेम्परेचर पर जीवन जी सके। भारत सरकार उन सबको मुफ्त में क्या देते है, अल्कोहल, और बढ़िया अच्छी किस्म की। किस लिए देते हैं कि अगर ये पिएंगे तो इनकी बॉडी में क्या रहेगी, एनर्जी, जिससे उस टेम्परेचर को, ये माइनस वाले टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी देती है कि पी करके नशे में आ जाए, एक दूसरे को उठा के रिवॉल्वर और राइफल से मार दें। आप देखिए जो ठंडे प्रदेश हैं, फ्रांस के बारे में सुना होगा, फ्रांस को क्या कहते हैं, सुरा और सुंदरियों का देश। सुरा का मतलब ही क्या होता है, शराब। वहां शराब इस तरह से पीते हैं जैसे हम लोग फैमिली के साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। आपकी गोवा में चले जाइए, गोवा में लोग पीते हैं। हमारे यहाँ वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं? हमारे यहाँ का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। इतने टेम्परेचर पर अगर कोई शराब पिएगा तो उसकी बॉडी को क्या है, नुकसान पहुंच सकती है। हाँ, ये अलग बात है, ठंडी में मान लीजिए 1 ढक्कन कोई सेवन कर ले रम का। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये मत मानिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं उसकी क्वालिटी बता दे रहा हूँ कि अगर 1 ढक्कन 2 ढक्कन कोई पी ले, सर्दी जुकाम ये सारी चीजें उसमें नहीं होगी। बहुत लोग अपने बच्चों को देते हैं 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद, सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना? नहीं सुना? नहीं सुना तो अच्छी बात, फिलहाल दूर रहिएगा, बुरी चीज है ना।
लेकिन जो सच्चाई वो मैंने बताया कि उसमें एनर्जी भी होती है और अल्कोहल लेने पर प्रभावित क्या होता है, सेल। अगला क्या बचा है, मेडुला ऑब्लांगेटा। और ध्यान रखिएगा मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है, मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है, मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। क्लियर है ना, मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा। यहीं पर हृदय केंद्र और श्वसन केंद्र स्थित होते हैं। हार्ट सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर कहां स्थित होते हैं, तो क्या बताएंगे, मेडुला ऑब्लांगेटा। और साथ में क्या याद रखेंगे, जैसे उगलना निगलना, उगलना निगलना जान रही हो, कोई चीज उगल देती हो, निगल जाती हो, उसका भी केंद्र कौन है, मेडुला ऑब्लांगेटा। इसी मेडुला ऑब्लांगेटा से एक सर्पिलाकार संरचना जुड़ी होती है जिसका नाम क्या होता है, मेरु रज्जु, स्पाइनल कार्ड। मैंने बताया था ना, सीएनएस के अंतर्गत क्या आता है, ब्रेन, और साथ में क्या आता है, स्पाइनल कार्ड। मेडुला ऑब्लांगेटा जो मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है, उसी से एक सर्पिलाकार स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, स्पाइनल कार्ड। इस स्पाइनल कार्ड का कार्य क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। नहीं जानते हो प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे अभी हो सकता है आप लोग चाय वाय पी के ना आए हैं, कुछ लोग, या खाना खा के तो बहुत कम लोग आए होंगे, खाई खाना खा के आए हो नहीं ना, सुबह सुबह कौन खाना खाता है, मैं खा सकता हूं लेकिन थोड़ा थोड़ा भूख लग गई होगी, थोड़ा थोड़ा भूख लग गई होगी। अभी हम क्या करें, यहाँ पर समोसा, दही, जलेबी, पकौड़ा और मोमोज, बर्गर, पिज्जा, मैगी, रसगुल्ला, रसमलाई, सब मंगा के रख दें, सब मंगा के रख दें, आप लोगों को देना आपको देना, क्या होगा ना कि आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, लार का सेक्रेशन शुरू हो जाएगा, लार का सेक्रेशन शुरू हो जाएगा। कुछ लोग तो चुपचाप घूंटते रहेंगे और कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे ऐसा ऐसा बाद में पढ़ाइए, पहले खिलाइए, कह देंगे नहीं कह देंगे। वो जो सलाइवा का सेक्रेशन हुआ वही क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। स्वादिष्ट भोजन को देख करके मुंह में पानी आ जाना, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। और वो कर कौन रहा है, स्पाइनल कार्ड, मेरु रज्जु। ऐसे ही अचानक से भी आपके ऊपर छिपकली गिरे, छिपकली से डरते हो, ये नहीं डरते हैं, बड़े बहादुर हैं, ये इमेज बनाए रहते हैं ना, लड़के इमेज बनाए रहते हैं, मैं तो रोता नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं। अरे ऐसा थोड़ी है, अंदर अंदर बैठ के चुपचाप रो लेते हो। छिपकली अभी गिरे, और छिपकली गिरते ही जैसे छिपकली गिरेगी अचानक से आप फेंक देंगे, देर नहीं लगेगी, या हड़बड़ा के आप भागेंगे, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। अभी आंखों के सामने ऐसे करेंगे, तुरंत आंखें पलके क्या झपक जाती, ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे ही गर्म तवे पर हाथ रखो तुरंत हाथ उठ जाता है, क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। सांप को आपने देखा, अभी तुरंत सांप आ जाए, तुरंत आप पीछे हट जाएंगे, ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन। ये पूरा तंत्रिका तंत्र था। क्या आप लोगों की समझ में कुछ आया कि नहीं आया, पक्का आया, संतुष्ट हो, ठीक है ना। मैंने सब बता दिया है, इसी को मैं लिखा दूंगा, जब लिखा दूंगा तो आपके पास में नोट्स हो जाएगा। अभी टाइम है, लिख लीजिएगा। परिभाषा आपने लिखा था, उसके बाद तो कुछ लिखाया नहीं, लिख लीजिएगा।